हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? और एक मेरा रिक्वेस्ट है यार कि आप जो है वीडियोज को शेयर कर दिया करें, जिससे क्या हो कि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक, तो एक ये जो फिजिक्स है, इसमें बता रहा हूँ आपको। बेसिकली फिजिक्स, ये अभी हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जो होती है वो थोड़ा हटके होता है क्लासिकल फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली 12th में 3 चैप्टर आते हैं, एटम, न्यूक्लियाई एंड आपका डोयल नेचर। ये 3 चैप्टर्स आपके आते हैं बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स के, जिसमें आपका क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। वेरी सिंपल मेथड से बता रहा हूँ आपको। और हम IIT JEE हो गया या नीट्स के क्वेश्चन हो गए या बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं उन सबको भी हम कवर करेंगे। बस केवल पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, IIT JEE की भी क्वेश्चंस करेंगे। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे क्वेश्चंस उठाया था IIT JEE, या उसके बाद नीट्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी अपना कवर करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है यार? चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कैसे यार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट? क्या, जैसे यार वेरी सिंपल मेथड से बताऊँ आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर मैं बताऊँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को, तो वेरी सिंपल मेथड, फर्स्ट मेथड क्या होता है कि यार जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ये ले लो, जैसे एक चार्जर है, आप चार्जर जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो। क्या करते हो यार? आपका मोबाइल अगर चार्ज ना रहे तो क्या मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा चार्ज। तो जाहिर सी बात है यार, हमको क्या करना रहेगा, उसमें हमको क्या करना रहेगा सर? चार्ज क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना वहाँ पे? भाई आप चार्जर लगाते हो, प्लग में लगाते हो, वहाँ से चार्ज क्या होता है, ट्रांसमिट होके आप कहाँ पे आता है? मोबाइल में। और वो मोबाइल में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वेरी सिंपल। और यही हमारा क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब ये चार्ज किस तरीके से, कैसे अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इसमें हमने चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस बॉडी में हमने क्या किया, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये जो चार्ज है ये कहीं किसी उस बॉडी में कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो कहीं कुछ नहीं है, खाली है। इस तरीके से मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है। तो इसी को कहते हैं क्या? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यार, इस बॉडी में हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो चार्ज इस बॉडी में हर जगह क्या है? सेम है। हर जगह क्या है? सेम है। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारा डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से? बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेन्स, जैसे एक प्लेन्स वायर पे या प्लेन सरफेस पे या सर्कुलर रिंग के थ्रू हो सकता है। ये सर्कुलर रिंग के थ्रू भी हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये चार्ज सर्कुलर रिंग के थ्रू होगा तो उस चार्ज की डेंसिटी क्या रहेगी? उस चार्ज की डेंसिटी क्या रहेगी? ये भी तो हमको जानना पड़ेगा ना। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा मान लेते हैं किसी प्लेन सरफेस पे, तो उस चार्ज की क्या रहेगी? डेंसिटी क्या रहेगी? तो उस चार्ज की डेंसिटी उस समय जो रहेगी वो होता है, वो हमारा क्या होता है? लेमडा। इसको हम क्या कहते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं उस समय। और लेमडा इज इक्वल टू होता है
Q upon L, Q upon L, that your Q upon L। नेक्स्ट सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है? सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चार्ज का हो सकता है किससे? एक प्लेन स्लिट पे, एक प्लेन स्लिट पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, एक प्लेन स्लिट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। प्लेन स्लिट पे हमारा क्या कर सकता है सर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो उस समय चार्ज की डेंसिटी क्या रहेगी? उस समय चार्ज की डेंसिटी क्या रहेगी? तो उस समय हम चार्ज की डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। उस समय हम चार्ज की डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मीन्स उस एरिया, उस स्लिट के एरिया पे डिपेंड करेगा उस समय चार्ज की डेंसिटी की, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। उस समय डेंसिटी क्या रहेगा? चार्ज पर यूनिट एरिया के टर्म में रहेगा। कब? किस समय? जब चार्ज एक प्लेन स्लिट पे क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस समय। तो चलिए नेक्स्ट हमारा चार्ज एक वॉल्यूम सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज एक वॉल्यूम सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कुछ वॉल्यूम है उसकी और उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उस समय जो चार्ज की डेंसिटी रहेगी वो रहेगी रो, डेट इज रो के टर्म में लिखा जाएगा। तो रो इज इक्वल टू, नाउ रो इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन बी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस टर्म में लिखा जाएगा किस समय? जब चार्ज कहाँ हो गई? जब चार्ज किस समय डिस्ट्रीब्यूट होगी? किस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी सर? वॉल्यूम सरफेस पे। तो उस समय चार्ज की डेंसिटी इस फॉर्म में लिखी जाएगी, रो के फॉर्म में। तो क्या पढ़ा हमने? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस मेथड से, किस तरीके से हो सकता है? देयर आर फर्स्ट रिंग, सेकंड स्लिट पे, प्लेन स्लिट पे, और थर्ड वॉल्यूम सरफेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थे तीनों कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। किसके लिए? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये बहुत छोटा टॉपिक्स था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कोई बहुत बड़ी टॉपिक्स नहीं थी। तो ये मैंने बता दिया जो आपको मोस्ट एक्सेप्टेड थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कोलम्ब्स लॉ के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कोलम्ब्स लॉ क्या है, इसको भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपको पहले ही कहा गया है, बताया भी गया होगा, कई लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि चार्ज क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं सर। क्या यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक फील्ड क्रिएट करता है चार्ज, ठीक है। लेकिन ये चार्ज कब फील्ड क्रिएट करता है? जब चार्ज क्या कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल, जब चार्ज कांस्टेंट रहता है तो उस समय। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट ना रहा, चार्ज मोशन करने लगा, चार्ज के पार्टिकल्स मूव करने लगे, तो उस समय वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है सर, तो चलिए इतना तो आपको पता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ा डीपली करते हैं, डीपली से बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, जैसे कोई चार्ज क्यू था, ये क्यू था, इसके बीच में हमने बताया था कुछ फोर्स लग रहे थे, कुछ फोर्स लग रहे थे। तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहलाता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एक बार नोट कर देते हैं हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए ना, उसके बाद अब
क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान ये हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इस फार्मूले से, क्या हो जाएगा, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम मीन्स किसी भी टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उस समय हमको क्या लेना पड़ेगा सर, लिमिट लेना पड़ेगा। और लिमिट किसके लेना पड़ेगा, जीरो से भी छोटा लिमिट, कोई भी एक्सटेंड टू जीरो से भी छोटा लेना पड़ेगा, जिससे क्या, जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। उस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और वही उसका एक इंस्टेंट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको लिमिट, लिमिट क्यू टेंड टू जीरो, क्या यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, लिमिट क्यू टेंड टू जीरो एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला होता है किसी इंस्टेंट पे निकालने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है फार्मूला, क्योंकि जब क्यू जीरो बहुत छोटा लेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो मीट करेगा, किसी ना किसी पॉइंट पे तो सर देगा फील्ड, और उस फील्ड उसी टाइम पे, जीरो से छोटे वाले टाइम पे क्या होगा, वही उसका क्या होगा, इंस्टेंट टाइम के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम जानते हैं, फील्ड्स में लाइन निकलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, इस चीज़ों को हम समझते हैं। ये है हमारा नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की टर्म में जाती है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइनें होती है, मतलब कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइनें हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइनें एक दूसरे को, जैसे यहाँ से जा रही है यहाँ से, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस नहीं करती, क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी है ये कर्व के फॉर्म में, ये कर्व के फॉर्म में रहते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी भी आप इसका लिख सकते हो, जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज थे। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं क्या, कॉलम्स लॉ के बारे में। ये कॉलम्स लॉ क्या है, बेसिकली कॉलम्स लॉ क्या है इसके बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, बता रहा हूँ कॉलम्स लॉ, यही इस चैप्टर को संवारा है पूरा, समझ लो एकदम। कॉलम्स लॉ क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए, तो एक यहाँ पे मैंने एक चार्ज क्रिएट किया, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, ये दो चार्जेज हैं। अब ये दो चार्जेज हमने बताया अट्रैक्ट करते हैं, रेपल करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा। भाई ये अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, बोला बिल्कुल लग रहा है फोर्स, क्या अपने से क्रिएट कर, नहीं, तो भाई ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। तो वो कितना फोर्स लग रहा है उस चार्ज को अट्रैक्ट या रेपल करने में, वो कितना फोर्स लग रहा है, तो उसी फोर्स को बताया कॉलम्स ने, उसी फोर्स को बताया कॉलम्स ने, और एक फार्मूला दिया, एक फार्मूला दिया। इन्होंने बताया जो फोर्स होता है इस कंडीशन में, वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस की, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें तो F का फार्मूला निकल आता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इन्होंने बताया कि ये सब एक मीडियम में चलता है, एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे K लगती है इसलिए, और K एक मीडियम होता है, K एक मीडियम होता है, और
ये यहाँ पे k की वैल्यू भी होती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं मीडियम की उस एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसे हम क्या कह रहे हैं, उसकी 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12 इतनी वैल्यू होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई कूलम्स लॉ के बारे में। अब इस कूलम्स लॉ को हम कैसे एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यार कॉलम्स लॉ भी तो हमने पढ़ा, अब कॉलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमको एक 11th लगाना पड़ेगा, जिसमें 11th की फिजिक्स यूज होगी। 11th की फिजिक्स में हमने पढ़ा था वेक्टर, हम जानते हैं जो 11th के फिजिक्स में वेक्टर दिए गए हैं, इक्वल अनइक्वल, पैरेलल अनपैरेलल, यूनिट, जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको उसमें टाइप ऑफ वेक्टर्स में दी गई होंगी। तो वहाँ पे एक टर्म आता है पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन दो वेक्टर्स का मैं यूज करूँगा और मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक। यूनिट वेक्टर क्या होता है आप जान रहे होंगे। यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए अपान एप्सिलॉन नॉट में चेंज होकर उसके बाद वो यूनिट वेक्टर हमेशा 1 होता है। ये सारी चीज़ आप जानते होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये ऑरिजिन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेते हैं ऑरिजिन से, तो उसी को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। तो ऑरिजिन से यहाँ ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से हमने यहाँ कोई Q1 चार्ज रखा है और यहाँ पे कोई Q2 चार्ज रखा है। अब यहाँ पे चार्ज Q1 और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ इस ऑरिजिन से, ठीक। अब यहाँ ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है। तो अब बताओ यार ये वाला क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला अगर देखें तो ये हो जाएगा R21, और अगर इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाएगा R12। क्या होगा, क्या भाई मैथमेटिक्स है, होगा ना। तो यहाँ पे R2 R1 तो R21, और ये R1 R1 के रिस्पेक्ट में इधर R12, इस तरह से चल जाएगा। तो अब कैसे ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा जो वेक्टर मिल रहा है इस डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से जो पोजीशन मिल रही है ये पोजीशन वेक्टर, दोनों मिल रहे हैं हमें। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब हम लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं इस R को, क्या जैसे हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या R अगर मैं Q की डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, Q1 की डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स निकालूं, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में मैं R2 को, इस वाले R स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इसके डायरेक्शन में लेके R21 लिख सकता हूं क्या, R21 लिख सकता हूं क्या। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा कि Q1 Q2, इसके डायरेक्शन में अगर Q1 के डायरेक्शन में क्या लिख दूंगा R21, और इसी के यूनिट वेक्टर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यूनिट वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। किससे करते हैं सर, कैप से करते हैं। और ये कैप चेंज हो जाता है जब, तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ R21 अपान में R21 का मॉड, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बच जाता है, मतलब यूनिट वेक्टर हमेशा 1 ही होता है। तो इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन में क्या लिखते हैं हम, वेक्टर फॉर्म में कॉलम्स लॉ को लिखते हैं। लेकिन अगर मैं Q2 के डायरेक्शन में फोर्स को ले रहा हूँ तब क्या लिखेंगे, तो बस कुछ नहीं करेंगे, Q2 के डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में मतलब तो R12 लग जाएगा, R12 लग जाएगा, और इसी के यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो भैया यहाँ पे फिजिक्स आपको 11th का भी आना चाहिए, अगर 12th पढ़ना है तो फिजिक्स बेसिकली 11th का आना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका यूनिट आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको डायमेंशन बनाना आना चाहिए, ये सब 11th में सिखाया गया होगा आपको। वेक्टर फिजिक्स आपको आना चाहिए पूरा अच्छे से एकदम, तभी आप 12th में बहुत यूज है इस सब के, और मैथमेटिक्स तो खास कर,
ठीक है। तो इस तरह से हम एक कॉलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा रहा कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट आता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने जैसा बताया था कि मैं ड्राइव कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फार्मूला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। मान लेते हैं यहाँ पे एक, वहीं से आपका अभी F/Q भी निकल जाएगा, बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, यहाँ कोई चार्ज Q1 है और यहाँ कोई चार्ज हमने टेक्स्ट चार्ज रखा। टेक्स्ट चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज रखा, टेक्स्ट चार्ज Q0 जिसे हम कहते हैं क्या, Q0 कहते हैं। कोई Q0 पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया। अब क्या करें आगे, तो यहाँ कोई चार्ज Q था, यहाँ कोई हमने चार्ज रखा Q0 जो कि टेक्स्ट चार्ज है और जो 1 कॉलम्स का हमने ले रखा है। कितने कॉलम्स का ले रखा है सर, 1 कॉलम्स का ले रखा है। अब बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, मैं पूछूँ तो हमने कहा था, आप पढ़ के आए हैं सर, तो F का फार्मूला होता है K/Q1Q2/R²। क्या होता है क्या, अब ये Q हमने क्या लिखा, Q0 जो कि एक पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज है, जिसका क्या है, वैल्यू 1 कॉलम है। तो अगर 1 कॉलम्स है, बताओ तो यहाँ पे ये तो Q चला गया, बोला बिल्कुल चला गया। तो यहाँ से KQ/R² बचा। क्या बचा ये, KQ/R² बचा क्या। अब यहाँ हमने Q0 क्या लिया था, टेक्स्ट चार्ज लिया था। Q0 हमने 1 कॉलम्स का चार्ज लिया था जो कि टेक्स्ट चार्ज था, और यहाँ पे Q0 की वैल्यू अगर Q2 1 हो गया तो ये KQ/R² बना। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें, Q0 यहाँ पे हमने क्या लिया, एक 1 कॉलम का चार्ज लिया। अब अगर इस फोर्स को मैं इस Q0 से काट दूं तो क्या हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 मिल सकता है क्या, E0 मिल सकता है क्या, मिल सकता है बिल्कुल। अगर मैं इस फोर्स को इस Q0 से काट दूं तो E0 मिलेगा। क्या मिलेगा, E0। ये KQ/R² क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो क्या इस फोर्स को मैं Q0 से काट सकता हूँ क्या, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो इस फोर्स को अब मैं अगर F/Q0 = E0 हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन अगर यहीं से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है क्या, F/Q, क्या बन सकता है क्या। तो E इसलिए हो जाता है F/Q, E क्या होता है, F/Q। यही हमारी फार्मूला थी, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, F/Q। तो ये सब हमने समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉलम्स लॉ क्या है, कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स कवर भी किए। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, इस टॉपिक्स में कवर कर लिया है। अब आगे आपको ये, क्योंकि ये छोटे छोटे जितने बड़े टॉपिक्स नहीं थे, आगे हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड का। आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के बारे में। मीन्स आगे पढ़ेंगे जब बताएंगे क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे एक सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर। कोई एक चार्ज का सिस्टम रहेगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज करके। और मैंने आपको पहले निकलवा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उस पर भी निकलवाया है कैसे यूज करके एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सर्कुलर एक्सियल पॉइंट पे भी निकलवाएंगे। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज करके कैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है वो भी निकलवा चुका हूँ। और ये 4th लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा।
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अच्छे से कॉलम्स ला को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक। और नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और दूसरी चीज़ यार इस लेक्चर को शेयर कर दिया करें जिससे और सारे स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुका है, और धीरे धीरे सेकंड चैप्टर भी शुरू करेंगे, एनालिटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।